एक बुजुर्ग महिला को उसका बेटा वृद्ध आश्रम में छोड़कर आता है और वो बुजुर्ग महिला उस वृद्ध आश्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति से शादी कर लेती है। उसके बाद जब उसके बेटे को यह बात पता चलती है और अंत में उसकी जो पोती है वो जो कहती है उसे सुनकर माता पिता डर जाते हैं। आज की कहानी आपको बदलते दौर का एक मार्गदर्शन कराएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी बच्चे ऐसा फैसला ले लेते हैं, उस फैसले को देखते हुए हमारे बच्चे भी कुछ ऐसा फैसला कर जाते हैं। आज की कहानी बहुत ही रोचक है। आज की कहानी आपकी आंखों में आंसू ला सकती है। आज की कहानी शुरू होती है बेंगलोर से। दरअसल बेंगलोर में एक परिवार होता है। परिवार की मुखिया माँ होती है, जिसके पति का देहांत भरी जवानी में हो गया था और उसके बाद उसका एक इकलौता बेटा, जिसका नाम उसने प्यार से शिव रखा था, शिव, जो कि अकेला रह जाता है। माँ उसे दिन रात पढ़ाती है, उसके लिए बहुत मेहनत करती है। हालांकि उसके पास अपना खुद का फ्लैट था और अपनी खुद की एक छोटी सी प्राइवेट टीचिंग की जॉब थी प्राइवेट स्कूल में, और वो इसी से अपने बच्चे को पालती है। कई लोग कहते भी हैं कि तेरा बेटा अभी सिर्फ 6 साल का है, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये महिला, जिसका नाम शांति होता है, वो शादी नहीं करती है। वो कहती है कि मुझे अपने बेटे को अच्छी परवरिश देनी है और मुझे अपने बेटे के साथ जीवन भर रहना है। दोस्तों, यहाँ पर एक माँ अपने आप को, अपने बेटे को, प्यार को और बेटे की परवरिश को सर्वोपरि रखती है और अपने आप को पीछे रखती है। लेकिन इसके साथ जीवन में बहुत बुरा होने वाला था, जो आप इस कहानी में सुनेंगे। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। वक्त के साथ बेटा बीटेक करता है और बीटेक में आप सब जानते हो बहुत अच्छी पैसे, यानी बहुत अच्छी फीस लगती है। काफ़ी पैसा, काफ़ी केयर, काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पर अब लड़का शिव जो है वो बीटेक कर एक कंपनी में लग जाता है। एक कंपनी जो कि अभी नॉर्मल है और उसमें बहुत मेहनत करता है। साथ ही साथ माँ अपने बेटे को गाइड करती और कहती कि बेटा ये कर ले और वो कर ले, बहुत सारे रास्ते उसे दिखाती। उसी रास्ते पर बेटा चलता है और अब बेटा एक MLC कंपनी में जॉब लग जाता है। MLC कंपनी में जॉब लगने के बाद वहीं पर एक अपनी कॉलीग से वो प्यार करने लगता है। प्यार करने के बाद वो अब उसके साथ घूमना फिरना रहना सब कुछ होता है। और अब माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारी मुझे शादी करनी है, मेरे घर में अब बहू की ज़रूरत है। लेकिन बेटा कहता है कि माँ, मैं शादी जिससे करूँगा मैं उसे पसंद कर चुका हूँ, आपको मेरी शादी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माँ को बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जिस माँ ने अपना पूरा जीवन उस बेटे के लिए निछावर कर दिया, जिस बेटे को आज उसकी ज़रूरत नहीं है उसके फैसलों की, माँ को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन माँ इस झटके को हंसती हंसती सह जाती है और कहती है कि बेटा, जो तुम्हें पसंद है तुम मुझे बता दो, मैं उसके घर वालों से बात कर लेती हूँ और शादी धूमधाम से करेंगे। मुझे तो बस बहू से मतलब है, वो पसंद तुम्हारी हो या मेरी हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर भी शांति जी ने बहुत शांति से काम लिया, बहुत ही समझदारी से काम लिया। और अब उसका बेटा बता देता है। लड़की के जो घर वाले हैं वो भी एग्री होते हैं और वो भी शादी करवा देते हैं। शादी धूमधाम से होती है और अब घर में ये तीनों लोग रहने लगते हैं। अब तक 2 थे, अब 3 हो जाते हैं। बेटे बहू दोनों ड्यूटी जाया करते, माँ जो है वो घर में काम किया करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है और शादी को 9 साल निकल जाते हैं। जो लड़का है उसकी इन 9 सालों में एक पोती उस पर होती है, एक बेटे पर एक बेटी होती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा, क्योंकि दोनों माता पिता तो उसकी ड्यूटी जाया करते, मीरा अपने दादी से बहुत प्यार किया करती, दादी ही उसका रख रखाव किया करती। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। जब बेटी महज 7 से 8 साल की थी तो उसी दौरान पोती जो है, उसी दौरान जो दादी है उसे बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने लगी। अब जब उसका चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि दादी को कैंसर है। और इतनी भयानक बीमारी सुनकर बेटा घबरा जाता है। दोस्तों, प्यार से नहीं घबराया, वो पैसे के खर्च से, केयर के खर्च से वो इस चीज़ से घबराता है। उसे अपनी माँ को कैंसर होने का दुख बिल्कुल भी नहीं था। उसे सिर्फ ये परेशानी थी कि अब इसकी केयर कौन करेगा, कौन इसका ख्याल रखेगा। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। माँ अपना ख्याल खुद रखती, बस इसे डॉक्टर से दवाई दिलवा दी जाती। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि भाई थेरेपी लगेगी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सारी थेरेपी का सहारा लेना पड़ेगा। और आपकी जो माँ का ये कैंसर है ये 1st स्टेज का है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम इसे ठीक कर सकते हैं।
लेकिन जो बेटा होता है शिव, वो इस चीज़ पर गौर नहीं देता है। वो अपनी माँ के साथ बहुत कम बात करना शुरू कर देता है। बात तो वो पहले बहुत कम करता था, लेकिन और भी कम करना शुरू कर देता है। अब उसकी माँ को पता था कि मुझे ये परेशानी है, तो माँ कहती है कि बेटा, मुझे इतनी बड़ी परेशानी हो चुकी है, क्यों ना मुझे तुम तीर्थ यात्रा पर भेज दो। अब जब माँ तीर्थ यात्रा की बार बार बात करती है तो बेटा भी खुश हो जाता है कि भाई अब तो काम बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी, यानी कि शिव की पत्नी, वो कहती है कि मुझे इसका काम मुझसे नहीं होता, मैं सारा दिन ड्यूटी भी करती हूँ और आने के बाद तुम्हारी माँ की सेवा करूँ, मैं नहीं कर सकती। जब माँ इस बात को कहती है तो इस बात को सुनकर बेटा भी, जो पत्नी कहती है, तो बेटा भी खुश हो जाता है कि ठीक है, करता हूँ मैं माँ का कुछ इंतज़ाम। और दोस्तों, बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम्हारा सामान पैक कर दिया है, चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। इस बात को सुनने के बाद अब वो माँ कहती है कि बेटा, ये सामान तो बहुत ज़्यादा है, इतना सामान लेकर तीर्थ यात्रा पर जाना है, ऐसा लग रहा है जैसे तू मुझे हमेशा के लिए कहीं छोड़ने जा रहा हो। बेटा चुप रहता है। बेटा उसे गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि माँ चलो। अब माँ को गाड़ी में बिठाने के बाद वो चल देता है। माँ खुश है कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हूँ। और जब वो जा रही थी तो पोती बार बार ये कह रही थी कि माँ, आप जल्दी लौट कर आना, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता। बेटा इस चीज़ को भी नहीं देखता है और बेटा अब अपनी माँ को वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ देता है। जैसे ही माँ वृद्धाश्रम का बोर्ड देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे वो बचपन की सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जो उसने अपने बेटे के लिए परित्याग किए थे, अपने बेटे के लिए अपने वक्त को भी नहीं देखा था। दोस्तों, यही अब उसके दिमाग में घूम रहा था और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब वो बेहोश होकर गिरती है तो उसका बेटा मुड़कर भी अपनी माँ को नहीं देखता है। दोस्तों, ये होते हैं कलयुगी बेटे। उसके बाद अब यहाँ पर जो अनाथ वृद्धाश्रम वाले लोग हैं वो उसे संभालते हैं। संभालने के बाद अंदर लेकर जाते हैं और उसके गिरने का कारण डॉक्टर को बुलाकर पूछा जाता है। तो डॉक्टर उसका बैग वगैरह चेक करवाते हैं और उसे पता चलता है उनको कि इनको कैंसर है। अब इस बीमारी को देखते ही वो कहते हैं कि भाई इनका तो इलाज चलना चाहिए, लेकिन यहाँ भी अभी जो वहाँ मालिक थे वो कहते हैं कि भाई अभी फंड्स नहीं आया है, फंड्स आएगा तो इलाज चलेगा। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है, करीबन 1 हफ्ता उसे होता है, लेकिन यहाँ पर जो शांति जी हैं उनको अब वो यहाँ पर अब स्टेबल हो गई थी। अब वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती थी। याद तो उन्हें बहुत आती थी, लेकिन वो सोच लेती थी कि मेरा भाग्य यही है, मुझे रहना ही यही है, तो वो इसी वजह से अब थोड़ा खुश रहने लगी थी। लेकिन यहाँ पर एक मुकुंद नाम का बुजुर्ग व्यक्ति भी था। जैसे ही मुकुंद शांति को देखता है तो वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि कैसी हो शांति। शांति उसे देखकर मुस्कुरा जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसे क्यों किसी व्यक्ति को देखकर वो मुस्कुराई। दरअसल जो मुकुंद है वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। जब कॉलेज में पढ़ता है तो यहाँ जो शांति है वो भी कॉलेज में पढ़ा करती थी और मुकुंद शांति से प्रेम किया करता था। लेकिन जिस दिन उसे प्रेम का इजहार करना था, उसी दिन जो शांति है उसके हाथ में एंगेजमेंट की रिंग वो अपनी सहेलियों को दिखा रही थी और इसी वजह से मुकुंद ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वो पीछे हट गया और मन ही मन उसे प्यार करता रहा और अपने जीवन में आगे बढ़ गया। इधर शांति भी अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी। शांति को नहीं पता था ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुकुंद उससे प्यार किया करता था। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया जब ऐसे घूमता है ना तो वक्त कब निकल जाता है किसी को भी पता नहीं चलता। अब जो मुकुंद है उसकी शादी भी हो गई, उसके बेटा भी हो गया, उसकी बहू भी हो गई। जो मुकुंद के बेटे बहू हैं वो विदेश सेटल हो चुके थे और वो अपने पिता को अकेला छोड़ चुके थे। और मुकुंद की जो पत्नी है वो काफ़ी साल पहले इस दुनिया से चली गई थी, यानी कि अब से करीबन 4 से 5 साल पहले। और तभी ये वृद्धाश्रम में आकर रह रहे हैं। इनके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, पैसा भी है, लेकिन कोई देखभाल के लिए नहीं है। इसीलिए ये खुद फैसला लेते हैं और वृद्धाश्रम में आकर रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शांति जी थी उनके बेटे उन्हें खुद छोड़ कर गए थे। अब मुकुंद पूछता है कि शांति तुम यहाँ कैसे? तो शांति पूछती है पहले तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? तो वो बताता है तो ये भी कहती है कि सेम मेरा ये रीज़न है, मेरे बच्चे भी विदेश गए हैं और मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ।
दोस्तों देखिए उस माँ का कलेजा जिसने उस वक्त भी अपने बेटे की बुराई नहीं की जिस वक्त उसे सबसे ज़्यादा धोखा उसके बेटे ने दिया था। अब यहाँ मुकुंद कह देता है चलो कोई नहीं, लेकिन मुकुंद के सामने जब इसे बार बार खांसी उठती है, प्रॉब्लम होती है, तो मुकुंद पूछता है कि क्या परेशानी है, लेकिन ये कुछ नहीं बताती है और खांसते खांसते सो जाती है। मुकुंद इसके कमरे में से छोड़ने गया था पार्क से, और अब वहाँ रखी दवाइयों पर उसकी नज़र पड़ती है। पढ़ा लिखा था और दवाइयों में इसका कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ये दवाइयों को देखता है, रिपोर्टों को देखता है, और अब इसको पता चल चुका था कि इसको तो ये तो पीड़ित है। अब जो वहाँ के मालिक हैं उनसे बात करता है और कहता है कि देखो आप इनका इलाज चलाइए। वो लोग कहते हैं कि देखो भाई अभी फंड्स नहीं आए, हमें इसे चलाना होता है वृद्धाश्रम को, तो इसके लिए पैसे आएंगे, इस इलाज को तो हम तभी करवा पाएंगे। वो कहता है कि इसके इलाज के पैसे मैं दूंगा, मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, इसका इलाज मैं कराऊंगा। इधर जो शांति है अब उससे इसका मिलना जुलना काफ़ी हो जाता है। शांति को पता चलता है कि ये मेरा इलाज कराना चाहता है, तो शांति भी मना करती है। शांति भी कहती है कि देखिए कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, हो जाऊँगी ठीक, धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगी। लेकिन मुकुंद नहीं मानता है और अब शांति का लगभग 1 साल तक इलाज चलता है। दोस्तों 1 साल तक मुकुंद ने शांति के हाथों पर गीले कपड़े से सफाई की, बालों को कॉम्ब किया और उसके बाल जो झड़ जाते थे उनको हटाया, और उसे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वो अकेली है। उसके साथ हर पल डटकर खड़े रहे और लगभग 1 साल के प्रयास के बाद वो इस बीमारी से मुक्त हो जाती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका भाग्य बहुत अच्छा है, इनको जो दूसरा चांस इस बीमारी में से मिला है, उम्मीद है आगे नई बीमारी नहीं होगी, और वो अपनी तरफ से क्लीन चिट दे देते हैं। इधर जो मुकुंद है वो खुश हो जाता है, लेकिन इधर शांति के मन में बहुत बड़ा तूफान उमड़ रहा था। वो सोचती है कि जिस बेटे को पाला बड़ा किया उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, और जिस व्यक्ति को मैंने कॉलेज में कभी देखा तक भी नहीं उसने मेरी इतनी मदद की, आखिर क्या चक्कर है। वो यही सोच विचार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीते 1 साल में मुकुंद से शांति को प्यार हो गया था। अब शांति एक फूल लेकर आती है और कहती है कि देखो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, जो केयर तुमने मेरी की वो शायद कोई भी नहीं करता, और मैं समाज के जो बंधन हैं इनको तोड़ते हुए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं नहीं देखती कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि जब मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा गया तब समाज ने कुछ नहीं कहा, तो अब ही समाज क्या कहेगा। वो जब उससे कहती है तो मुकुंद मुस्कुराता हुआ कहता है कि तुम्हारे बेटा और बहू तो विदेश गए थे, फिर तुम आज ऐसा क्यों कह रही हो। तो शांति रोते हुए कहती है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, मेरे बेटे बहू कहीं नहीं गए, यहीं की एक कंपनी में काम करते हैं। मेरी पोती जो मुझे बेहद प्यार करती है, उन्होंने मुझे उससे अलग कर दिया क्योंकि मुझे इतनी बड़ी बीमारी थी। अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो कहता है कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम ठीक हो, भगवान की दुआ से कोई परेशानी नहीं है। वो इस बात को सुनने के बाद कहती है चलो सब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। वो कहता है कि बताओ, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुकुंद इस बात को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर शांति ये बात पहले क्लियर कर देती है कि मुझे लोगों से कुछ नहीं लेना। जब मेरा बुरा वक्त आया था, जब मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा गया, तो लोगों ने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की थी। क्या करूँ मैं ऐसे लोगों का। इस बात को सुनने के बाद अब वो भी मान लेते हैं कि भाई कह तो सही रही है, और अब यहाँ पर वृद्धाश्रम वालों को ये बात बताई जाती है, और यहाँ पर अब तारीख तय की जाती है कि इनकी शादी की जाएगी। और अब यहाँ पर उस पोती को बुलाया जाता है। पोती को स्कूल से बुलवाया जाता है, और स्कूल से बुलवाने के बाद अब पोती आती है और आकर अपनी दादी से बहुत मिलती है। कहती है कि दादी यही है आपकी तीर्थ यात्रा। तो दादी कहती है कि हाँ बेटा, यही है मेरी तीर्थ यात्रा। अब वो वहाँ पर रहती है पूरा दिन, शादी करवाती है अपनी दादी की और उस अंकल की। शादी करवाने के बाद अब वो अपने घर जाती है। घर जाकर माता पिता पूछते हैं कि बेटा आज तुम लेट क्यों हो गई, क्योंकि उसे लेट लाया गया था, वहाँ टाइम लग गया था। अब वो कहती है कि मैंने आज दादी को देखा। जैसे वो ये शब्द कहती है तो बेटे बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, दादी बहुत खुश हैं, और मैंने भगवान से एक प्रे किया है, क्योंकि उस दिन उस बच्चे का जन्मदिन था। वो कहती है कि भगवान से मैंने एक प्रे किया है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे तो मैं उनको भी ऐसी तीर्थ यात्रा पर छोड़कर आऊँगी। बस भगवान से मैंने यही मांगा है।
इस बात को सुनकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो रास लीला। वैसा इन बच्चों की तरफ था। जब इन्होंने खुद ने किया तो इन्होंने एक बुज़ुर्ग महिला को, एक माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, एक बीमारी से परेशान माँ को। और जब इसकी बेटी ने कहा तो इनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ। कई बार वो बच्चे आते हैं उस वृद्धाश्रम में, लेकिन वहाँ माँ नहीं मिलती है। माँ अपने पति मुकुंद के साथ उसके घर जा चुकी थी। वो दोनों वहाँ हंसी खुशी रहते हैं। पोती उनसे आज भी मिलती है, लेकिन उन्होंने बेटे बहू से अपना ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। दोस्तों, ऐसी ऐसी कहानियाँ हो जाती हैं। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, सभी को एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, जो भी मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं उनसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने जो मेरा पहला पेज फॉलो किया हुआ था उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए हैं फेसबुक की तरफ से, तो ये मेरा नए वाला पेज है, इसको आप फॉलो करें। आपने देखा होगा उस पर वीडियोज़ बहुत कम आ रही हैं, आती भी नहीं है। तब मैं दिन की 6 वीडियो लाया करती थी, लेकिन अब से वो ये वीडियो इस पर आया करेंगी। तो इस पर मुझे फॉलो करें और सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।